एक कहावत है, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा भूख। एक तो माँ शारदा से दीक्षित, उनसे दीक्षा मिली। अच्छा। फिर वो बेलूर मठ में रहे। वो प्रभाव स्वामी जी का ऐसा प्रभाव था। दूसरी बात चैरिटेबल भी कह लो आप, तो लोग जो भीड़ उनके पास होती थी तो वो वैसी बात उनके वहाँ नहीं थी। एक बार मैं पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट मास्टर मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा कि भाई स्वामी से प्रार्थना करो ये चेक बुक बंद करवा दें अपनी। उनका इकलौती चेक बुक है ये पूरे पोस्ट ऑफिस में उस जमाने में। तो दोस्तों, आप सबका द जटाई डायलॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट वीडियो है हमारे गेस्ट अतुल जी कीर्तिपाल के साथ, और हम पिछली बार का ही पॉडकास्ट कंटिन्यू रखेंगे जिसमें वो अपने स्वामी जी जो उनके गुरु भी रहे उनकी होम्योपैथिक जर्नी में उनसे संबंधित अपने अनुभव हम सब लोगों से शेयर कर रहे थे। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धे रामकृष्ण परमहंस जी की भारिया के दीक्षित स्वामी वैराग्यानंद पुरी जी महाराज के श्री चरणों में मेरा नमन। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जो हमारे ये स्वामी वैराग्यानंद पुरी जी थे, माँ शारदा से दीक्षित उस समय में शायद इकलौते उनके शिष्य थे उस समय के। अच्छा। उस समय में अच्छा। स्वामी यानी कि बेलूर मठ से वो संबंधित है। बेलूर मठ से संबंधित क्या, बेलूर मठ से के संत थे। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं वो बेलूर मठ कहाँ पे है। हाँ, बेलूर मठ कलकत्ता में है, हम्म। बहुत मशहूर है। और आपको एक बात और मैं तुम्हें पता चला दूँ, शायद आपको मालूम नहीं है, कोई वहाँ पर साधु आसानी के साथ नहीं बन सकता। अच्छा। हाई स्कूल मिनिमम उस समय में, यानी कि अब से यानी कि 100-150 साल पुरानी बात बतला रहा हूँ, उस समय में हाई स्कूल मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन यानी कि उसको पढ़ा लिखा इतना होना ज़रूरी था। ऐसा मैंने उनके बुक से सुना। अंग्रेजों के टाइम पे बहुत, हाँ, पहले हाई स्कूल होना चाहिए था संत जो बनता था। और वो यानी कि बेहद एक उनकी परीक्षाओं से निकलने के बाद कोई आदमी ये नहीं कि गेरुआ उसको वस्त्र मिल गया और वो साधु बन गया। अच्छा। बेलूर मठ का एक फंडा था, जो ब्रह्मचारी सफ़ेद वस्त्रों में रहेगा। अच्छा। 10-10 साल 15-15 साल लग जाते थे, 20-20 साल लग जाते थे उसको संत साधु बनने में। अच्छा। बेलूर मठ में। तो अब आप देख लो, जो हमारे स्वामी जी थे, एक तो माँ शारदा से दीक्षित, उनसे दीक्षा मिली। अच्छा। फिर वो बेलूर मठ में रहे। अच्छा। फिर कितने साल में उनको यानी कि भगवा वस्त्र मिला। पहलवानी करते थे, मुझे ऐसा पता लगा, वहाँ पर कुश्तियाँ लड़ते थे, कबड्डी कुश्तियाँ। अच्छा, जिस टाइम पे वो बेलूर मठ में थे और वो दीक्षित वगैरह हुए थे उनसे माँ शारदा से, तो उस टाइम पे परमहंस जी थे? नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता, होंगे, हो सकता है हो, मैं ये कि इस बारे में नहीं जानता। लेकिन कलकत्ता से जो उनके यानी कि जो थे, उनको बहुत ज़्यादा विश्वास और बहुत श्रद्धा के साथ वो सिर्फ इसलिए आते थे कि उस समय में माँ शारदा से दीक्षित इकलौते वो संत थे जो हरिद्वार आ गए, यानी कि कलकत्ता उससे। और एक बात तो मैं, काफ़ी लोग कनकल में उनके अब मैं आपको बताऊँ कहाँ आए, हरिद्वार में। ऐसा था, पिताजी बतलाते हैं ये वाली बात। काका जी हमारे पंडित शिवनाथ कीर्तिपाल जी मेरे पिताश्री, पहले मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम। और वो बतलाते हैं हमें कि भाई पता लगा शिखोरों के घेर में एक साधु आए हैं जो होम्योपैथिक दवाई देते हैं। अच्छा। तो पता लगा वो, तो ये सिखोलों के घेर की बात कर रहे हो? अब मैं तो बताऊँ, शिखोला तीन चाचा जी घर के ये पास क्षितिज जहाँ पर रह रहे हैं वो यही क्षितिज का वही घेर था। उसी में स्वामी जी सबसे पहले आए। अच्छा। वहाँ पर रहते थे, क्षितिज का घर है, जो क्षितिज जहाँ पर आज उनका अपना मकान, अपना निजी, वो घेर था किसी समय में, प्लाट घेर था, छोटा मोटा कोई कमरा रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस पता लगा उसमें वो रहते थे, या उनको समझ लो। और भिक्षा से, यानी कि लोग उनको खाना पीना जो भी देते थे उससे ही वो अपना जो होम्योपैथिक दवाई, हाँ, उससे यानी कि एक तरह से उनका, यानी कि उन्होंने, चूँकि वो वहाँ रहने लगे तो फिर जब दवाई देने लगे तो लोग उनको दान थोड़ा बहुत देने लगे। फिर यानी कि इस तरह से करते करते मैंने ज़्यादा कितने साल वो वहाँ पर रहे वो बताता है। फिर बाद में
उनके एक गुरु भाई थे भुवनेश्वरानंद महाराज, जो जालंधर में थे। अच्छा। उन्होंने पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, 15,000 थे कितने थे, उनसे उनका जो भवन जो जो ये दयानंद नगरी, आर्य नगर दयानंद नगरी में उनको फिर एक भवन बनवा करके दिया उन्होंने अपने पैसे से। उस टाइम पे, उस समय पे करीब शायद 15,000, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उस समय में जो तैयार हुआ होगा वो पूरा का पूरा जगह थी, ली जो भी थी, बनाया, जो कुछ करा, शायद लगभग मेरा ऐसे ही अनुमान है। मैं वो पत्थर लगा हुआ है, मेरे भूल गया काफ़ी लंबे समय से। उस समय के 15,000 अब के लाखों में होंगे, पता नहीं, शायद 15,000 था या शायद क्या पता, ऐसा कभी मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक है। यानी कि कुछ, यानी कहने का मतलब ये है कि भुवनेश्वरानंद जी ने उनको बना के दिया। और भुवनेश्वरानंद जी का जो मोटो था वो थोड़ा अलग था। वो पैसे दे करके इलाज करते थे, पैसे ले करके। अच्छा, वो भी होम्योपैथ जबरदस्त थे। मैंने उनको देख रखा है। और उन्होंने अपने, चूँकि उनके पास शेयर वगैरह थे, वो शेयर भी उन्होंने उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन थे वो भी संत, लेकिन वो इलाज फ्री नहीं करते थे। और यहाँ मैंने सुना है उनके बारे में, महाराजा पटियाला से का उनका इलाज करता, शायद उस ज़माने में उन्होंने 100 रुपये, पता नहीं कितने रुपए ले लिए थे उनसे। अच्छा, उस ज़माने में। तो यानी कहना है मतलब वो संपन्न थे। टिटोनी घड़ी उन्होंने बांध रखी थी होने की चैन में, जब मैंने उनको देखा था। आज के टाइम पे भी बहुत उसमें आती है वो घड़ी, टिटोनी। हाँ, बहुत बहुत बड़ा ब्रांड है। यानी कि देखो, मुझे आज तक उसका नाम भी याद है, क्योंकि मैंने कहा रोलेक्स के बराबर का ब्रांड है, मुझे नहीं मालूम। यानी कि वो ऐसे संत थे। लेकिन अब स्वामी जी का क्या मोटो था, उन्होंने जो अपना हॉस्पिटल खोला, हमने पूछा स्वामी जी आपने इसका नाम नारायण सेवा आश्रम क्यों रखा? उन्होंने कहा सही भाई, हकीकत यह है इसका नाम नारायण सेवा आश्रम भी नहीं था। मेरे मन में जो था, मेरी जो इच्छा थी, इसका नाम था दरिद्र नारायण सेवा आश्रम। दरिद्र नारायण, लेकिन दरिद्र शब्द एक थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ, उन्हें उसमें सोचेंगे कि भाई ये दरिद्रों का है। मेरा मतलब जब अब अच्छा, मज़ेदार बात यह है, दरिद्र नहीं, बड़े संपन्न किस्म के बड़े लोग जो, यानी कि वो तो सभी आते थे वहाँ पर। जो बहुत गरीब थे वो भी आते थे, जो बहुत अमीर थे वो भी आते थे इलाज कराने के लिए। सभी तो के लोग आते थे। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने कहा सिर्फ नारायण सेवा आश्रम, ये हॉस्पिटल उसके नाम से उन्होंने शुरू किया। अब उनका यानी कि क्या सिद्धांत था, यानी किसी सिद्धांत पे उन्होंने यानी कि बाद दवाई देनी शुरू करी। टोटली चैरिटेबल हॉस्पिटल था। कैसे? तो उनको बताते हैं रंती देव से प्रभावित समझ लो थे वो, जब महाभारत काल में रंती देव हुए हैं। अच्छा। तो उनका एक यानी कि वक्तव्य था, उन्होंने एक लिखा है, न तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भमम कामय दुख तप्ता नाम प्राणी रमात्र दुख नाशनम। अच्छा, अब इसका मतलब आप समझे क्या हुआ? नहीं है वो समझाना पड़ेगा आपको। हाँ, यानी कि ना तो मुझे, न तो हम कामय राज्यम, ना तो मुझे किसी राज्य की इच्छा है कि मैं राजा बनूं, राज्य का भोग करूं, है न स्वर्गम न पुनर्भमम, माइक पापा, न स्वर्गम न पुनर्भमम, कि मैं, ना मुझे स्वर्ग की इच्छा है। अच्छा, कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊं, मोक्ष हो मेरा, मोक्ष भी नहीं जाता मैं। और प्राणी मात्र काम है दुख तप्ता नाम दुख, इस संसार में दुखों से जो ग्रसित लोग हैं, जो इतने दयनीय स्थिति में हैं, सिर्फ उनकी मैं सेवा मात्र करूं। वो कोई आदमी कोई इस धरती पे कोई दुख से पीड़ित ना हो, तो मैं उनकी सेवा करूं। सिर्फ अगर कोई इच्छा है तो यह है, मुझे राज्य भोगने की इच्छा नहीं है, मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। सिर्फ अगर कोई इच्छा है तो मैं इस धरती पे से जो लोग यानी कि सेवा का भाव, सेवा, बस सिर्फ उनकी सेवा करूं जो लोग पीड़ित हैं, रोगों से, किसी भी उस यानी कि जो उनकी सेवा के लिए सिर्फ। तो इस मोटो पे अब सुनो उन्होंने क्या किया इस काम के लिए। दवाई का कोई पैसा नहीं था। 15 दिन में एक दिन छुट्टी रखते थे हॉस्पिटल में, यानी कि अमावस्या पूर्णिमा की। ये मुझे याद है। अच्छा, पहले, सबसे पहले। और आपको पता होना चाहिए, पानी में वो दवाई देते थे, क्योंकि होम्योपैथिक में एक सिद्धांत है कि कम से कम मात्रा में दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए। एक सिद्धांत है होम्योपैथिक का। ज़्यादातर लोग सोचते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के कोई नुकसान नहीं होते हैं। नहीं, नुकसान होम्योपैथी का नुकसान कभी बताऊंगा, कभी मैं आगे, यानी कि तुम्हें एक फंडा बताऊंगा होम्योपैथी का नुकसान, दवाई कौन सी दवाई नुकसान करती है कौन सी नहीं करती, बताऊंगा बाद में। लेकिन पहले मैं आपको तुम्हें ये बतलाता हूँ कि वो दवाई
पानी में एक शीशी होती थी साफ बिल्कुल, रेत डाल के सफाई करवानी पड़ती, कहते थे कि रेत डाल के साफ करें तो उस पर रेग माल की तरह बिल्कुल साफ हो जाती, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। फिर वो उन लोगों को अपने घर से उबला हुआ पानी प्रोवाइड कराते थे उस शीशी के अंदर, बोतल के अंदर जो भी आते थे। शीशी अपनी लेके आओ, पानी शीशी अपने लेकर आओ, पानी बोलते थे। पानी उबालने के लिए 8 ड्रम में पत्थर का कोयला भरा रखा रहता था, 8 ड्रम। अच्छा, लोग ये दान का पैसा आता था, लोग बहुत जो थे उनको, मुझे नहीं पता, यानी कि पहले तो उनको पैसा दान का आता था, कुछ डिविडेंड के पैसे भी आते थे थोड़े बहुत, उसमें शेयर वगैरह में से, वो उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो तो नाम महत्वपूर्ण। लेकिन लोग उनको जो दान देते थे उससे पत्थर का कोयला रहता, अंगीठी जलती रहती थी। जो मैंने अभी पिछले उसमें आपको बताया था, स्वामी राघवानंद जी वो पानी उबालते थे। अच्छा, 5-6 बाल्टियाँ पानी उबाल करके रखते थे, छान करके फिर एक बड़ा सा जो यानी कि टीन टाइप का जो वो रखा था, कनस टाइप, क्या वो होता है, जैसे जैसे तुम्हारे ये आजकल कहता है उनको बोलते हैं, जो इस तरह का बर्तन था, यानी कि बड़ा सा बर्तन टीन का, उसमें वो पानी उबाल के छान के भरा जाता था। अच्छा, और वो खड़े होकर वो पानी उसमें ले करके उसमें दवाई देते थे, और कुछ पुड़ियाँ भी बनाते थे। अब हमारा तो ये था, हम तो पुड़िया बांधते थे वहाँ जाकर, जब हम जो जाना हमने शुरू किया तो हम पुड़िया बांधते थे और वो दवाई उनको देते थे। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि हमारा उसका कांटेक्ट कैसे हुआ हमारे परिवार का। स्वामी जी जब वहाँ उस घेर में आए, अच्छा, पिताजी को पता लगा, फिर वो वहाँ पर आना जाना शुरू हुआ, दवाई शुरू हुई। आपको एक बात का नहीं पता, मेरी जो बहन सोमबाला कीर्तिपाल, ये सोमबाला नाम उनका दिया हुआ है। अच्छा, आप इससे अनुमान लगा लो कि वो कितने टाइम पहले हमारा उनसे कांटेक्ट हो, यानी कि हमारी बहन जी का, आपके जन्म से भी पहले, मेरे जन्म से करीब 15-20 साल पहले, मेरी से बहन की मेरी जो उम्र में अंतर है करीब 15-16-18 पहले, काफ़ी लंबा टाइम का अंतर है मेरी बहन में और मेरे में। तो उस समय, यानी कि कहने का मतलब ये है, मेरी बहन जी का जन्म उनके समय में हुआ, उन्होंने उनका नाम उन्होंने नाम दिया सोमबाला। तो ये तो है उनकी, यानी कि प्राइमरी, यानी कि यहाँ से। तो फिर हमारे भाई साहब अशोक कीर्तिपाल जी, फिर उसके बाद में मैं, यानी उसके फिर हम जब बड़े हुए तब हमारा वहाँ पर क्या हुआ, पिताजी दवाई लाते थे फिर आश्रम में से, करीब 3 किलोमीटर के लगभग दूरी है, वो पैदल वहाँ से बाई चांस कभी रिक्शा में जाते थे, वरना पैदल दवाई ले करके आते थे, ऐसे जाना। उसके बाद फिर उनको, अच्छा, उस टाइम पे सड़कें कैसी होती थी? ठीक ठाक थी, कोई बहुत बढ़िया नहीं, यानी कि तारकोल की होती थी। हाँ, यानी कि मेरे समय में तो तारकोल की सड़क थी, लेकिन मेरे सामने जहाँ तुमने शायद देखा हुआ, जहाँ पर ये मामा बुरेवाली, यानी कि जहाँ पर आलू वाले की दुकान, यानी कि जो थी रविंद्र जी की दुकान थी, उसके सामने जो सड़क थी, पत्थर वाली गली, वो आज भी मशहूर है, पत्थरों वाली गली, उसमें पत्थर काट के पत्थर लगे हुए थे, वो सड़क हमने देखी है, जैसे यूरोपियन स्टाइल। हाँ, पत्थर लगे हुए थे, वैसे गोल गोल बड़े बड़े पत्थर जैसे कटिंग होते हैं इस तरह से लगे हुए, उसमें मढ़े हुए थे पत्थर, यानी कि उबड़ खाबड़ कहले चले ऐसे थे। यानी कि आमतौर फिर जो सड़क मैंने जो देखी वो तारकोल की सड़क बनी हुई थी। अच्छा, हाँ, और वैसे ज़्यादातर कच्चे रास्ते थे, कहीं तो उधर गाँव वगैरह में सब जगह कच्चे रास्ते थे, बल्कि स्वामी जी के यहाँ भी तब एक तरह से देखा जाए तो कच्चा ही रास्ता था, जहाँ आश्रम था वो। तो ऐसे हमारा उनसे संबंध यानी कि बना, बहुत ज़्यादा बना। फिर हम लोग जब बड़े हुए, साइकिल वगैरह आ गई हमारे पास, जब यानी कि हाई स्कूल के बाद की बातें हैं, कल यानी कि 68 उसके बाद समझ लो, तो उसमें फिर हम लोग साइकिल से जाना आना शुरू किया। तो हम तो सिर्फ पुड़िया बांधते थे वहाँ पर। अच्छा, और पुड़िया बांधते बांधते फिर हम, यानी कि मैं बताया आपसे पिछले उसमें कि उनसे मैं, यानी कि जैसे आना जाना, पहले तो सिर्फ इतना था कि दवाई लाना, पुड़िया बांधना, घर आ जाना, स्कूल चले जाना, पढ़ाई लिखाई करना, कुछ नहीं, कोई खास वो नहीं था उस समय तक। तो ऐसे ही रहा, काफ़ी लंबे टाइम तक तो यही चलता रहा। ऐसे जैसे आप हर गुरु पूर्णिमा पे वहाँ बहुत बाद तक भी जाते रहे, मतलब उनके देहांत के बाद भी जाते रहे। हाँ, तो वो कब शुरू हुआ था? अब मैं बताऊँ आपको। एक तो उनको, यानी कि स्वामी हैनीमैन को प्रणाम करते हुए, हैनीमैन साहब का 10 अप्रैल को जन्मदिन मनाया जाता बड़ी धूमधाम के साथ। अच्छा, हाँ, बड़ी धूमधाम के साथ। तो उसमें, और ये तो हो गया 10 अप्रैल को, और हर महीने के लास्ट जो संडे होता था उसमें एक मीटिंग होया करती थी, जो अपने आसपास के जो होम्योपैथ डॉक्टर थे या कोई उनके जानकार थे, वो उसमें सम्मिलित हुआ करते थे, और अपना डिस्कस वगैरह या जो भी कुछ वो करते थे उसमें, यानी कि चलती थी बातचीत उसके होम्योपैथिक से रिलेटेड। और वो भी ही कविताएं भी नहीं, ऐसी बात नहीं, कविताएं वगैरह भी होती थी,
यानी कि बहुत से लोग थे, एक चोपड़ा ही थे, वो अपनी अपनी शेर व शायरी कविता वगैरह, तो डॉक्टरों की पंचायत। हाँ डॉक्टर वो थी। और कुछ लोग जो उनसे जेलसी रखते थे वो नहीं आते थे कभी, हालांकि उनको निमंत्रण हम 10 अप्रैल को जाया करता था। अच्छा। डॉक्टर हरिद्वार के अंदर डॉक्टर जी थे, जिनका मुझे आज भी नाम याद है, अच्छे अपने टाइम में थे। लेकिन जैसे सूरज के सामने, बस ये कह लो आप, वो आप मेरा मतलब उसमें दिया जलाओ या कुछ और, तो उसकी रोशनी का अब कुछ दिन में, तो वो प्रभाव स्वामी जी का ऐसा प्रभाव था। दूसरी बात चैरिटेबल भी कह लो आप, तो लोग जो भीड़ उनके पास होती थी, तो वो वैसी बात उनके वहाँ नहीं थी, आप ये कह लो। उनके पास उतनी भीड़, यानी कि आते होंगे। अब अगर जैसे वो चैरिटेबल थे तो हो सकता है जो पेशेंट उनके पास आ सकता था वो स्वामी जी के पास जाता था। दूसरी बात, उनके पास वो लोग जाते थे जो भीड़ की वजह से स्वामी जी के पास इतना टाइम नहीं रह सकते थे, लेकिन जब वो ठीक नहीं होते थे तो फिर वो वापस स्वामी जी के पास आते थे। क्योंकि स्वामी जी का जो था दवाई, यानी कि आप ये देखो मुजफ्फरनगर, यानी कि रुड़की तो पोस्ट पास के पास है, रुड़की तो मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर और भादराबाद, ये आसपास की जगह, और दूसरी दूर दूर की जगह, यहाँ तक कि दिल्ली तक से भी लोग। और मैं बताऊं, बाद में तो मैंने ऐसा देखा, एक पेशेंट आया, हॉस्पिटल बंद होने जा रहा था, लगभग 3 बजे का टाइम था, वो आया, हमने भाई हॉस्पिटल तो बंद हो गया। उन्होंने कहा ये महाराज पता मैं कब से चला हुआ हूँ, मुझे यानी कि मुझे पूरा दिन हो गया, यानी कि एक रात निकल गई मेरी, अब मैं वहाँ से चला हूँ, अब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं नेपाल से आ रहा हूँ। नेपाल से? भाई तुमने नेपाल में किसने बताया? उन्होंने कहा कि मेरी जो कोई लड़की वो यहाँ पर महिला विद्यालय में पढ़ती है। अच्छा। आपको पता ही है, उन्होंने मुझे बताया कि भाई इलाज करना तो वहाँ जाओ। और मैं चलता चलता मैं तो 3 बज गया, अब मैं क्या करूँ? तो इसलिए मैं 3 बजे पहुँचा हूँ, बताओ मैं क्या करूँ अब? तो भाई स्वामी ने कहा बुला लो। तो स्वामी जी ऐसे थे, अब मान लिया टाइम अगर हॉस्पिटल बंद भी हो गया तब भी खोल करके हॉस्पिटल, यानी कि वो उनको दवाई दे देते थे। तो आप ये बताओ, यानी कि पत्थर का कोयला जला करके, पानी उबाल करके कितना कीमती था, और कोई यानी कि पैसा नहीं, ये दवाई देते थे उनको। कोई दवाई 10 दिन की लेके जा रहा, कोई 8 दिन की लेके जा रहा, कोई ऐसे कोई 15 दिन की लेके जा रहा। शीशी पुड़िया, अब किसी को 20 पुड़िया 25 पुड़िया बन रही, किसी की 50 पुड़िया बन रही, किसी को, यानी और शीशी में दवाई देते थे। लेकिन उनको जो लोग आते थे, और अक्सर उनके पास जो दूर से जो लोग आते थे, ये वो लोग होते थे जो लाइलाज थे। अब मैं तुम्हें एक ऐसा वो बताऊं कि दवाई जब स्वामी जी ने हमें यानी कि वो पढ़ाना शुरू किया, मैं बताया था कि कैसे मैं पहले मैं अकेला पढ़ता था उनके पास, शाम के टाइम जाता था तो उनको किताब पढ़ के सुनाया करता, अखबार पढ़ के सुनाया करता था, उनकी किताबों के लेटर की जो उनके जो पत्र के उनके जवाब लिखे जाते थे, बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ था हिसाब किताब। धीरे धीरे उन्होंने इन्वॉल्व किया चीज़ों में। हाँ, तो पहले मुझे यानी कि हमें यानी कि ये सब कुछ सिखाया उन्होंने हमें। तो आप ये देखो कि जो लेटर उनको चिट्ठियाँ आती थी, जमाने चिट्ठी का ज़माना था, चिट्ठी आती थी स्वामी जी के पास बहुत दूर दूर से, कलकत्ता से, दिल्ली से, इधर उधर से। उन चिट्ठी को एक डायरी थी जो उस पर चढ़ाना था कि हमने रिसीव डेट, फिर हमने उसका जवाब दिया पोस्टेड, उस पर डेट, ये सब भरी जाती थी कार्ड में, सब ऑर्गेनाइज्ड। हाँ उस ज़माने में। दूसरी बात एक तुम्हें बताऊँ, दूध तो आम तौर पे यानी कि एक तरह से यहाँ से जगजीतपुर से वो स्वामी राघवानंद जी पैदल जा करके लाया करते थे, कभी कभी करते, और कभी कभी ऐसा था कि दूध वाला लगा दिया था, कुछ कर दिया, तो वो उसको पैसे वैसे नहीं देते थे, चेक देते थे। अच्छा। और वो भी पोस्ट ऑफिस का। अच्छा। एक बार मैं पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट मास्टर मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा कि भाई स्वामी से प्रार्थना करो ये चेक बुक बंद करवा दें अपनी। उनका इकलौती चेक बुक है ये पूरे पोस्ट ऑफिस में उस ज़माने में, और किसी के पास कोई नहीं, अकेले के लिए हमने इसको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, जिसे चेक दिया दूध वाले को या किसी वाले को, वो कह रहा कि आप मुझे पैसे दे दो। और देखो सुनो, बैग कह रहा लिख करके कि इतना किलो, इतना यानी कि लीटर दूध या जो भी कुछ है, इतने रुपए प्राप्त करें, रसीदी टिकट लगा के साइन या अंगूठा। यानी कि उन कहने का मतलब ये बहुत सिस्टमेटिक था, ये चीज़ उन्होंने हमें वहाँ पर सिखाई, ये हमें वहाँ से सीखे दवाई कैसे रखी जाए, कैसे ली जाए। क्योंकि दूध वाला वो तो चेक कोई देगा, ये पैसे देना नहीं चाह रहे। नहीं, वो डाकने वाला परेशान, वो एक अकेला चेक
उसके लिए उसको उनका ये पूरी उस समय में ज्वालापुर पोस्ट ऑफिस मेन इसके रेलवे स्टेशन के पास जो पोस्ट ऑफिस मेन पोस्ट ऑफिस है ज्वालापुर का, उन्होंने कहा भाई इकलौती चेक बुक है ये, इसके लिए हमें रजिस्टर मेंटेन कर रखा। किसी के पास उस जमाने में चेक, पहली बात तो कोई ढखने रुपए जमा करे, कितने लोग थे, करते ही नहीं थे। वो समय वो था जब लोग घर में पैसा रखते थे। हाँ, पैसे रखते थे, या फिर वो उनको वो सिद्धांत था विद्या कंठ पैसा कंठ, ये सिद्धांत था लोगों का उस समय में। पर ये तो काका जी बोला करते थे। हाँ, हमारे पिताजी का भी यही था, एक फंडा था, लेकिन नहीं, पिताजी का अकाउंट यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी था, बाद में बैंक में भी था, पर ऐसे बोला करते थे ना। हाँ, लेकिन यानी उनका नहीं, वो इसलिए बोलते थे कि भाई वो प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं, उनका मतलब ये था कि ये हाँ ये फंडा है ना, कि अगर विद्या कंठ नहीं है आपके तो विद्या किसी काम की नहीं, जरूरत के समय पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हाँ, विद्या कंठ होनी चाहिए। और हकीकत ये है कि सही बात तो यह है कि अब आपका पैसा बैंक में, आप बाई द चाहिए हमको अभी इस वक्त नहीं है, तो फिर आपको क्या, फिर उसको कुछ लाभ नहीं उस बैंक का। पैसा पता लगा छुट्टी हो गई, संडे हो गया, और पैसा सिर्फ वही है, और तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए कुछ पैसा, मेरा मतलब ये भी हमेशा पास होना चाहिए, कुछ थोड़ा पैसा हमेशा हमेशा होना चाहिए, इसलिए ये इस तरह का वो था। अब मैं आपको ये बतलाता हूँ कि मैं क्या, दिल्ली तक से पेशेंट आते थे। अच्छा। आज मैं जब हमें एक बार स्वामी जी पढ़ा रहे एक दवाई के ऊपर, अच्छा, हाँ मैं बताता हूँ, शॉर्ट में नाम बताऊंगा मैं, एक पल्स दवाई है, पल्स हाँ, या पल्सटीला वही तुमने बोल दिया, मैं नाम पूरा इसलिए लेना चाहता। अच्छा। क्योंकि मिसयूज नहीं होना चाहिए दवाई का, क्योंकि जितनी दवाइयाँ ये होम्योपैथिक तुम कहते हैं ना, इसका साइड इफेक्ट्स भी यानी कि उतनी खतरनाक है। अगर गलत तरीके से दवाई दी जाएगी तो वो नुकसान भी दे सकता है। अब मैं तुम्हें एक बताना चाहूँ, तो पल्साटीला पढ़ाते वो एक बार रुके, उनके एक दिल्ली में, मैं नाम डॉक्टर का नहीं बताऊंगा, दिल्ली में पहाड़गंज में एक हॉस्पिटल था उस जमाने, बहुत पुराना, यानी कि उसमें जो उनकी जो डॉक्टर थे वो महिला डॉक्टर, यानी कि उनके पति भी, वो भी, और उनके और पता नहीं उनके बाद में लड़की वगैरह भी, उनको यानी कि वो डॉक्टर का परिवार था, उन्हीं का अपना हॉस्पिटल पहाड़गंज दिल्ली में। समझ गया। और उनका वहाँ पर यानी कि आप ये देख लो, उनका बहुत अपना इलाज वो स्वामी से कराते थे। यानी कि कितनी बार वो सेम ही होम्योपैथिक में डॉक्टर नहीं, वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, बहुत यानी कि महंगा, उस जमाने में अच्छा हॉस्पिटल था, ठीक पर वो अपना इलाज स्वामी जी, लेकिन अपने मैंने बताओ ना क्यों कराते थे, कैसा हुआ उनका, यानी कि उनका स्वामी जी का वहाँ पर आना जाना बहुत था, उनका भी यानी कि वो इलाज कराने स्वामी जी का, क्रिटिकल अगर ऐसी हो कंडीशन। अब क्रिटिकल केस की बात मैं ये बतलाता हूँ, उन जो डॉक्टर साहब थे, महिला डॉक्टर, उनका डिलीवरी का समय आ गया, यानी कि उनको, यानी कि वो थी प्रेगनेंट थी, जब डिलीवरी का समय आया, चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मामला क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने क्लियर कट बतला दिया। तो उस ज़माने में शायद पता नहीं फ़ोन तो थे नहीं, पहले से पहले, यानी काफ़ी जो, अच्छा दूसरी बात, ये उस ज़माने की बात है जब अल्ट्रासाउंड का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो भी है, जो डॉक्टर ने चेकअप करा होगा मुझे नहीं पता। तो स्वामी जी को संदेश आ गया कि आप, तो तार चला करते थे, जो भी था, तार था क्या था भगवान जाने कैसा था, यानी कि स्वामी जी को वहाँ से उन्होंने बुला लिया कि आप आ जाओ। अच्छा, बहुत अर्जेंसी कि ऐसी ऐसी कंडीशन है। चलो जी, तो स्वामी जी, अब ये स्वामी जी अपने मुंह से हमें पढ़ाते हुए सुना रहे थे पल्सटीला के बारे में। हाँ, उसके बारे में। डॉक्टर ने कहा कि भाई कोई इलाज नहीं है इसका, अच्छा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे का सिर इतना बड़ा है कि वो किसी एक की जान जाएगी, आपको महिला को बचाना है या बच्ची को बचाना है। अच्छा, ये उनसे पूछना शुरू कर दिया, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया। तब वो इतने डर गए थे ना तभी तो, कि भाई एक जना बच सकता है, चाहे बच्चे को बचा लो चाहे माँ को बचा लो, एक बार एक श्योर है ये कि एक ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने ये बोला कि ये होगा नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा तुम्हें किसी क्या चाहिए, तो कोई भी आदमी ये तो कहेगा नहीं कि भाई हमें बच्चे, कि हम माँ को मार, क्योंकि बच्चा तो फिर भी आ जाएगा, माँ थोड़े मार देगा कोई भी ये तो कहेगा कि उसको, यानी कि डॉक्टर को। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने, तो स्वामी जी पहुँच गए थे तब तक। तो उन्होंने कहा, तो डॉक्टर ने कहा भाई ये कौन है, ये कि डॉक्टर हैं जरा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास लगभग 1 घंटा है, हम स्टेलाइज कर रहे हैं, यानी कि जो ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई थी। अच्छा, कि भाई इसको, बच्चे को वो अंदर वो कर देंगे हिसाब किताब, और वो ये बच जाएगी, माँ उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी जा सकते हैं। उन्होंने, यानी कि क्रिटिकल केस था, ऐसा क्रिटिकल केस हो गया था, सिर इतना ज़्यादा बड़ा और वो पता नहीं टेढ़ा घुमा हुआ क्या था, जो भी था, कि वो
परेशान यानी कि आसान नहीं है उसको डिलीवरी कर, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी का सवाल ही नहीं होता, ऑपरेशन से भी नहीं हो सकता ऐसा, यानी कि उसको हर हालत में ऐसा उन्होंने इतना वो कर दिया, उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया था क्या उनकी लिमिट में है, क्या वो कर सकते हाँ हैं। क्या कर सकता है उन्होंने, हम श्योरिटी नहीं देते कि एक की क्या दोनों की भी जान, एक की तो जान निश्चित जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा स्वामी जी आपके पास 1 घंटा है, हम ये स्टेलाइज हो रहे हैं, जब तक ऑपरेशन हम तैयारी कर रहे हैं, जब कर लो, अब देख लो अगर कुछ कर सकते हो तो मैं बता रहा हूँ क्या था। तब उन्होंने बताया कि मैंने उसको 1000 पोटेंसी का ये एक पुड़िया दिया 15-15 मिनट बाद, शायद 2 या 3 ही डोज दिए गए होंगे, बच्चा हो गया, लड़की हो गई, वो लड़की हो गई। वो डॉक्टर लोग अपने ऑपरेशन से वो स्टेलाइज करते रह गए उनकी यकीन ही नहीं आकर दिया कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो दवाई के बारे में हमें बता रहे थे। अच्छा, हाँ जी, कि ये यानी कि दवाई यानी कि कैसे काम करती है, क्या करती है, क्या करती है। अब आप जिसको मैट्रिया मेडिका में पढ़े, लेकिन ये नहीं है कि हर किसी को ये दवाई दी जा सकती है, ये भी मैं आपको बतला दूँ। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन शरीर की बनावट होती है। वही है मतलब कि बिना किसी एक्सपीरियंस होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के आप ये दवाई बिल्कुल भी खुद नहीं ले सकते, नहीं दे सकते, और देनी भी नहीं चाहिए। और अगर आपने पहले दे दी या कुछ कर दिया तो नुकसान भी हो सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के तो लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो यही था। अब मैं इसको बतलाता हूँ प्रैक्टिकली। ये तो उन्होंने स्वामी ने तब सुनाई जब हमने तो देखा नहीं, हमने तो उन्होंने जो सुना हमने सुन लिया। मैंने उस लड़की को बहुत, यानी कि जब वो लड़की डॉक्टर बन गई थी, अच्छा, वह एक बार अपने परिवार के साथ स्वामी जी के यहाँ आई, मैंने उसको देखा, उसका सिर वास्तव में तब भी बहुत बड़ा था। अच्छा, हाँ, यानी कि उसका सिर तब भी यानी कि बड़ा था, यानी कि जब पैदा हुई तो मैं नहीं कह सकता कितना रहा होगा, लेकिन जब मैंने उसको देखा तब भी वह अच्छी यानी कि तंदुरुस्त बड़ी, और सिर भी उसका अच्छा मुझे उस टाइम भी बड़ा दिखाया। मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था कि अब ये तो उस समय की बात ही हो गई, यानी कि स्वामी ने जो हमें उस वक्त पढ़ाया। तो अभी जब तुम्हारे भाई छोटे भाई का जन्म हुआ तो ये यानी कि सन 86 की 86 की बात है, तो सुबह 4 बजे के करीब, ये वैसे इसको कोई और एलोपैथिक वगैरह दवाई इसमें हॉस्पिटल से मैं दिखाया जरूर करता था मैं, यानी कि BHL हॉस्पिटल में ये दवाई नहीं खाती थी। आयरन वगैरह कैल्शियम वगैरह उन्होंने दिए या मैंने जो, यानी कि इसने बहुत कम मात्रा में दवाइयाँ खाई हैं, यानी कि वहाँ पर ये नहीं खाती थी। मैं जो दवाई देता वही खाती रहती थी, या जो भी था खाई है इसने। चलो खैर, जो टाइम दिया था वो लगभग वो टाइम आ रहा था, यानी कि डिलीवरी का। तो सुबह 4 बजे के करीब इसको ऐसा लगा कि जैसे भाई आज यानी कि कुछ गड़बड़ है, आज यानी कि डिलीवरी हो जाएगी। इसने कहा कि हाँ बहुत, अब मुझे सहन नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है। हमारे पिताजी को मैंने कहा, उस वक्त मेरे पास स्कूटर था, मैंने कहा जी हम जा रहे हैं, ऐसा सी बात है, धीरे से। सब लोग सो रहे थे, सुबह 4 बजे का लगभग टाइम रहा होगा, 3:30-4 बजे का टाइम रहा होगा। हम जा रहे हैं। उन्होंने तो हाँ, मैं दोनों जा रहा हूँ और इनकी माताजी को मैं साथ ले लूँगा। मैं गया, स्कूटर पे इसको बिठाया, और यानी कि मैं उनके पास तुम्हारे नाना के घर गया, माताजी को जगाया फटाफट कि आप आओ, और वहाँ आगे हम इनको ले करके मैंने बैरियर पे फ़ोन किया एम्बुलेंस के लिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, घर पे मैंने फटाफट इसको क्या करा, 3 पुड़िया तैयार करी। एक पुड़िया मैंने इसको घर पे खिला दी, इसे समझा दिया कि जैसे तुम बस में बैठोगे दूसरी पुड़िया खा लेना। और एक बात फिर इसको समझाया था कि जैसे तुम्हें डॉक्टर अपने वहाँ पर लेके जाओ तब खा लेना। हम हॉस्पिटल पहुँच गए एम्बुलेंस में, यानी कि तुम्हारी यानी कि नानी रेखा, मैं स्कूटर पे चले गए। शायद मामा जी भी तुम्हारे साथ थे, शायद मेरे ख्याल में मेरे साथ स्कूटर पे। अच्छा, तो शायद मुझे याद नहीं है ठीक तरह से। तो मैं चले गए जी हम वहाँ पर हॉस्पिटल, BHL हॉस्पिटल गए। और BHL हॉस्पिटल में उन्होंने यानी कि जो उनको दिखलाया, उन्हें फटाफट चेक करा, उन्हें उसको यानी कि लेबर रूम जो था वो इनको ले गए। और उन्होंने हमसे कहा कि देखो अभी टाइम लगेगा, डिलीवरी अब हो गया ना, अब हम इसको एडमिट कर रहे हैं, आप लोग सुबह बाद में आना 10-11 बजे जब हो जाएगा, अभी तुम यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ। हम लोगों ने बैठे, नहीं कोई वो नहीं भाई, इतना जल्दी होता है क्या भाई, तुम जाओ। हम चले गए, क्या करते हम, क्योंकि वहाँ पर आदमी को उड़ गए, सिर्फ
तुम्हारी नानी जी, और वो रह गए हॉस्पिटल में। मैं जहाँ स्कूटर, अब स्कूटर देखा तुमने, स्कूटर स्टैंड कितनी दूर है BHL में, हॉस्पिटल के अंदर से। थोड़ी देर हम वहाँ रुके, खड़े रहे, हम सोचे जावें ना जावें, ये सोचने लगे, थोड़े हमें कुछ देर हो गई, यानी फिर हम स्कूटर की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ तुम्हारी नानी जी भागती हुई आ रही है तेजी के साथ, अच्छा। बड़ी तेजी के लपा लगे, और ऐसे 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 हाथ हिला रही। डर गया मैं, पता नहीं क्या हुआ, क्यों बुला रही है। ये समय होगा लगभग 5 बजे के आसपास का। अच्छा। सुबह 5:05 का रहा होगा, 5:10 रहे होंगे शायद, यानी कि वो भागी भी आ रही हैं। 10 मिनट हुए होंगे, 5:10 हुए, 5:15 हुए, जो यानी कि अप्रोक्सीमेट ये 5 को क्रॉस कर गया था टाइम, क्योंकि हम ये सोचने में लगे कि जावे ना जावे, रुके क्या करें, क्योंकि उन्होंने तो हमें वहाँ से निकाल दिया था, हॉस्पिटल में रुकने रुकने नहीं दिया कि तुम्हारा काम ही नहीं आया, नहीं। आना 10-11 बजे आना बाद में। वो भागी भी आ रही है, ऐसे ऐसे इशारा करती हुई, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, वह लड़का हुआ है। अच्छा। मैं कहा लड़का, और फिर वो तो हम कह रही कि तुम चले जाओ, अभी टाइम लगा। उन्होंने हो गया। पता क्या हुआ, नर्स ने इसको अंदर ले जा करके वो जूस वगैरह देते हैं, गर्म पानी करना शुरू कर दिया। डॉक्टर तो होते ही नहीं उस टाइम, पानी गर्म करना शुरू कर दिया। डूस देते हैं, क्या क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं। वो पानी उबाल रहा था, वो जो डूस देने का पानी था उसमें इस बच्चे को नहलाया और इसको धमकाया, तुम्हारी मम्मी को। अच्छा। कोई दवाई खा के आए हो, क्या किया तुमने पहले से क्यों नहीं आए। बिल्कुल उनके हाथ पैर फूल गए, क्या हो गया क्या हो गया, यानी कि सारी के सारे इकट्ठा हो गए, सारी की सारी जितनी जितनी नर्सें और भी थी, कि यार अभी आकर के 15 मिनट नहीं हुए हैं, 20 मिनट नहीं हुए हैं, वो पानी का कोई टाइम ही नहीं दिया। नहीं कुछ, यानी कि कुछ बच्चा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी। तो मैं तुम्हें ये कथा सुनाने का मतलब यही था, मैं प्रैक्टिकली, यानी कि जो स्वामी जी की बातें, यानी कि जो हमें यानी कि जो हमने उन्होंने सुनाया था, पढ़ाया था, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली तुम्हारे भाई में बतला रहा हूँ। अच्छा। इस बात का तुम्हें पहले तो शायद पता नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ किसको पता है, मेरे जो यानी कि जो जानकार लोग हैं, यानी कि बहुत खास, जैसे अब मेरे पिताजी को आए, फिर हम घर पे बाद में उनको अच्छी तरह, फिर तो वहाँ रुक गए थे थोड़ी देर, फिर बाद में भाभी जी हमारी सो रही, संदीप वगैरह सब सो रहे, हम आकर कहा कि भाई ये हुआ है, अरुणी के भाई आया है। बड़े किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि सब सोए हुए थे, तो हमने आके घर में बताया था, हो भी है। तो अब इसे आप क्या कहोगे, होम्योपैथिक, यानी कि मैं तुम्हें दोनों बातें बताई, उधर वो स्वामी जी ने ऑपरेशन वाली बात बताई थी, और ये प्रैक्टिकली मैं तुम्हें आपको अपने भाई के बारे में बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये है, इससे क्या हुआ, इससे हमें और ज़बरदस्त यानी कि वो हुआ, यानी कि हमारे, और ऐसा मैंने कई लोगों को, यानी कि इस तरह से मैंने वो किया, गाइड किया, यानी कि नहीं दवाइयाँ दे करके लाभ हुआ है, उनको देते हैं, उनसे लाभ होता है, ऐसा इससे। और भी फिर इसके अलावा अब आर्नी का दवाई है एक, मैं बताऊँ, वो सारी दवाइयाँ इसी काम के हैं, यानी कि इस तरह से, यानी कि क्रिटिकल केस में, यानी कि जहाँ आप यकीन नहीं कर सकते, कि जहाँ सोचते हैं कि ऑपरेशन ही हो, ऐसा नहीं है। अगर वो सही तरीके से करे जाए, इस तरीके से करे, तो ये दवाइयाँ शायद मैं समझता हूँ उनसे भी ज़्यादा काम कर सकती हैं। एक केस के बारे में और बताता हूँ, मेरे भाई साहब हैं। अच्छा। उनके एक, यानी कि एक लड़का, उसको यानी कि डॉक्टर ने कहा, BHL हॉस्पिटल में, कि बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि इसको फाइमोसिस हो गया है। अच्छा भाई, अब फाइमोसिस क्या होता है तो मैं बताऊं, यानी कि वो समझो कि डॉक्टर ने ये कहा कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। ऑपरेशन का मतलब ये होता है फाइमोसिस में, कि जैसे मुसलमानों में खतना करते हैं, वो समझो आप, वही होता है फाइमोसिस। अच्छा। बीमारी का नाम है फाइमोसिस। अच्छा। लेकिन उसमें एक तरह से नुस्खा लो, खतना, समझ गए बस आप, इससे ही। मैं कोई बात नहीं, आप दवाई दे के देखो, अगर नहीं हुआ तो फिर करवा लेना, क्या परेशानी है। दवाई देकर देखो, देनी शुरू करी दवाई उसको, ठीक हो गया, कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक हो गया। मैं कहा जी आपके बहुत पैसे बच गए। अब आप खतना करवाते, फिर आप इसका यानी कि वो भंडारा करना पड़ता, आपको लोगों को जिमाना पड़ता, खाना भोजन करना पड़ता है। तो बताओ, सही बात है कि नहीं, कि भाई कोई खाली तो करी नहीं जाती। और दूसरी बात, अब आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कि आपने तो इसकी जाति बदल दी। तो होम्योपैथिक ऐसी जगह भी काम करते हैं जहाँ पर ऑपरेशन है। और भी इस तरह के बहुत सारे केस हैं। रामकृष्ण मिशन का एक केस
मेरे जहाँ पर भाई जी रहते थे कनखल में राजघाट पे, उसके सामने एक दर्जी की दुकान थी। उसमें वो यानी कि दर्जी थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, उनको गैंग्रीन हो गया पैर के अंगूठे में। अच्छा, कोई इलाज नहीं है एलोपैथिक में गैंग्रीन का, गैंग्रीन का नहीं है कोई इलाज। काट देते हैं, अंगूठा कटेगा। हम्म, हम्म, तो चला इलाज स्वामी जी का, आते थे। और ये तो है नहीं कि एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 10 महीने लगे, लेकिन अंगूठा काटने की नौबत नहीं आई, बच गया। बताओ। ऐसे ही और क्या मेडिसिन चली थी उसकी? नहीं, दवाइयाँ बहुत सारी थी इसमें, यानी कि बदल बदल के। हाँ, बदल बदल के दवाई, अलग अलग टाइप की दवाइयाँ हैं, गैंग्रीन की दवाइयाँ हैं। यानी कि जो आपको बताऊँ मैं, यानी कि तुम्हारा ये जो सन की दवाई है, इसमें लेकेसिस भी है, क्राटिक यानी कि ये क्रोटेलस है, इसके पॉइजन यानी कि पॉइजनस दवाइयाँ होती हैं, बड़ी खतरनाक खतरनाक किस्म की। जैसे अब यह क्रोटेलस है एक दवाई, वो सांप के भयंकर जहर से तैयार, लेकिन भी सांप के जहर से तैयार होती है। तो इस तरह की दवाइयाँ। और फिर दूसरा बात, डायबिटिक अगर होगा तो क्या है, मुझे ज़्यादा उस यानी कि वो उस टाइम की बात है जब हम ज़्यादा उस टाइम नहीं यानी कि देखते बस जाते थे, बट इंटरेस्ट नहीं था उस तब तक तरीके तो हम से। पुड़िया बांधने के लोग थे, ये बातें तब की हैं। लेकिन पता है कि इतना पता है, तब हम उस टाइम यानी कि तब तक हमें इतना ज्ञान नहीं था कि हम पता करें कि क्या। ये तो दवाइयों का तो ज्ञान तो हमने तब बाद में जब लिखना शुरू करा, उनको देख के, जब जब उन्होंने कहा नहीं बात नहीं करोगे, उसको सुनो, ये लिखो, दवाई पेशेंट को सुनो। अब इसमें होम्योपैथी में क्या है, शिमलिया सिमलिबस कुरेंटर, यानी कि इसका फंडा है, यानी कि समयसी। होम्योपैथी का फंडा क्या है, पेशेंट, दवाई, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सब जब एक समान होंगे, दवाई के सिम्टम, मरीज के सिम्टम, यानी कि एक बिल्कुल एक समान, तब वो दवाई उस पर काम करेगी। तो उसको देखा जाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, उसकी उसकी बनावट कैसी है, फिर दवाई के सिम्टम। अब आपको बताऊं कैसे समझोगे इसको, कि कैसे दवाई को। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने जमाल भुट्टे का नाम सुना होगा। जमाल भुट्टा क्या करता है, अगर जमाल भुट्टा खा ले तो दस्त लग जाएंगे उसको, यही है ना, है। और इसी प्रकार जब उसकी दवाई को पोटेंटाइज कर दिया गया, यानी कि उसके जमाल घोटे को, कोटनटिगलियम नाम है उसका दवाई का, मैं तुम्हें बताता हूँ। जमाल घोटे से बनती है? हाँ, जमाल घोटे से बनती है, सारी दवाइयाँ इसी तरह से तैयार होती हैं। तो अगर किसी को उस तरह के लूज मोशन होंगे, जैसे जमाल घोटे के खाने के बाद किसी को होते हैं, कैसे होते हैं वो अलग टाइप है, पिचकारी टाइप के होंगे, पानी की तरह से होंगे, बहुत तेज़ी के साथ होंगे, फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने पिचकारी छोड़ते हैं ना, जैसे बिल्कुल ऐसे होगा, और वैसे होगा, एकदम भाग करके जाना पड़ेगा, वैसे होगा। तो जब ऐसे सिम्टम होंगे तब उसको कोटनटिगलियम। ऐसे अब आप बताओ, डायरिया की पता नहीं कि 50 दवाइयाँ होंगी डायरिया में दी जा सकती हैं। सिम्टम्स मैच करने चाहिए, सिम्टम मैच करें। अब जैसे एक आदमी है जिसको बिस्तर से उठ करके भागना पड़ता है, यानी कि वो रोक नहीं सकता, ये हमेशा उसकी एक टेंडेंसी है कि वो बिस्तर पे से जैसे ही सो के उठेगा वो 1 सेकंड में रुकेगा नहीं, सल्फर देना पड़ेगा उसको। किसी आदमी को लूज मोशन के साथ, हवा के साथ, पहले हवा फिर लूज मोशन, हवा, वो भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि कपड़े भी खराब हो सकते हैं, एलोज देना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री है सल्फर एलोज आपस में। लेकिन मेरा मतलब ये है कि इतना आपस में समानता होगी, मरीज को देखना पड़ेगा किस तरह का है। अब उसमें डॉक्टरों ने लिख रखा कैसे कि किसमें दुल की चाल चलेगा, किसी उसमें कि आदमी धीरे धीरे जाएगा तो उसकी दवाई अलग है, भाग करके गोली की तरह जाएगा उसकी दवाई अलग है, किस तरह का होगा, फैल जाए तो यानी कि बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, इसमें पोटेंसी का क्या क्या रहती है? पोटेंसी का रोल ये है कि देखो, जो एक्यूट केस होते हैं जनरली, एक्यूट केस का मतलब जैसे बीमारी अभी हुई है, तो देखो डॉक्टर बोरिक या जो उस पुराने ज़माने डॉक्टर यानी कि जो हुए तुम्हारे सैमुअल हैनीमैन जी महाराज, जिन्होंने इसका प्रयोग किया, ये आमतौर पे निम्न पोटेंसी, लो, और यानी कि मीडियम पोटेंसी। अब लो पोटेंसी कौन सी है, 3x 4x 6x 12x, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। और जो यानी कि मीडियम पोटेंसी जैसे 30, मीडियम पोटेंसी 30 आती है। इससे हायर पोटेंसी होती है 200, 1M 10M या 1cm वगैरह। अब ये क्या पोटेंसी का ये जो है क्या, जैसे ये 12x बोला, 6x बोला, x में और इसमें सेंटीसीमियल, ये एक्चुअली पोटेंसी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो डेसिमल पोटेंसी, यानी कि डेसिमल पोटेंसी क्या होंगी, जैसे 6x 3x 12x, ये डेसिमल पोटेंसी है।
यानी कि इनमें 9 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। एक भाग दवाई के 9 भाग यानी कि अल्कोहल प्लस यानी कि डिस्टिल वाटर मिला हुआ होगा उसमें, अल्कोहल में प्योर डाइल्यूटेड होगी, डाइल्यूट होगी, तो वन यानी कि 1 भाग मेडिसिन मदर यानी कि जो उसका मूल तत्व है दवाई का, वो 9 भाग वो होंगे, तो वो वन एक्सपोर्टेंसी तैयार हुई है ये इस तरह से। फिर इसमें से एक भाग लेंगे कि फिर उसके अंदर 9 भाग मिलेंगे, तो ये 2 एक्सपोर्टेंसी तैयार होगी। अब सेंटीसीमल पोटेंसी 30 बताया मैंने, 30 पोटेंसी मीडियम पोटेंसी होता है, 6 है, 3 है और 12 है। तो ये जो पोटेंसी होते हैं ये यानी कि सेंटीसीमल पोटेंसी बोलते हैं इनको। तो इनका सिद्धांत ये है, इसके अंदर क्या होता है, एक भाग और 99 भाग, 99 1 और 99। एक दवाई का भाग 1 यानी कि मदर जो दवाई है जो उसकी ली जाएगी, एक 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 पॉइंट यानी कि एक ड्रॉप्स कह लो आप, तो 99 ड्रॉप अगर अल्कोहल के मिलाएंगे तब वो 1 पोटेंसी तैयार हुई। फिर 1 में से एक लेंगे, फिर उसको मिलाएंगे तो वो 2 पोटेंसी हुई। इस तरह से करते 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 30 पोटेंसी तैयार होगी। यानी कि इस दवाई को आप लेबोरेटरी में चेक नहीं कर सकते। अब वो कितने में विभाजित हो गई है, बनाना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हाँ, तो एक्यूट केस में मीडियम पोटेंसी या लो पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। क्रोनिक केस में जो कई साल पुराना केस हो गया है उसमें हायर पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। और जो बहुत ज़्यादा हायर पोटेंसी, जैसे वैसे ये कहते हैं कि पोटेंसी एक यानी कि दवाई से करता है कि मतलब पूरा लाभ नहीं हुआ, थोड़ा लाभ हुआ है, तो उसमें पोटेंसी बदलनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ी सी यानी कि कभी कभी हायर पोटेंसी देनी पड़ती है। और ख़ास तौर से क्रोनिक केस में उसमें हायर पोटेंसी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, हाँ, उसमें हायर पोटेंसी का इस्तेमाल होता है कि जो, और उसको लेकिन रिपीट बार बार नहीं किया जाता, करीब 10 दिन में, 15 दिन में, यहाँ तक कि कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो कि 1 महीने में रिपीट करनी पड़ती हैं। अच्छा, हाँ, अब जैसे ये हमारे तुम्हारे देखा गया जो टीके चलते हैं हमारे यहाँ, नोसोट्स दवाइयाँ हैं कुछ, मतलब यानी कि वो नोसोट्स क्या होता है, जैसे टीके होता है ना, जैसे खसरा का टीका लगाया, इसका टीका लगाया, तो एक तरह से वो उसी तरह से तैयार, उसी तरह के पॉइजन ही तैयार हैं वो दवाई उसी तरह से। होम्योपैथिक तो बहुत हद तक वैक्सीनेशन की तरह ही काम करती है। हाँ, नहीं वैक्सीन है। अब देखो बेसिलिनम है, ट्यूबरकुलिनम यानी कि जो हमारा पायरोजिनम, तो ये क्या है, वैक्सीन ही है एक तरह से, ये वैक्सीन है। और ये पोटेंटाइज करके इनको, और इनको दूसरी बात, इनको लो पोटेंसी में नहीं दिया जाता, इनको 200 से नीचे दिया ही नहीं जाता सही मायनों में, इनको 200 1M या इससे ऊपर पोटेंसी में इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये ठीक है। और इसको रिपीट नहीं किया जाता 1 महीने से पहले, जल्दी से इसको रिपीट नहीं किया जाता। तो ये जो क्रोनिक केस होते हैं, अब सवाल यह है कि क्रोनिक केस आपने दवाइयाँ दे दी, आराम नहीं हो रहा, तो हमारे यहाँ 3 तरह के मियाज़्म हैं, मियाज़्म बोलते हैं। जैसे वात पित्त कफ आयुर्वेद का सिद्धांत है, हमारे यहाँ क्या है, ये सोरा, ये सिफिलिस, साइकोटिक और सोरा, ये 3 मियाज़्म होते हैं। ये हर एक आदमी के अंदर किसी में कोई, कहीं में कुछ होता है। सिफिलिस तो ये हो गया जो यानी कि जो जेनिटल जो इसमें जो होता है, यानी कि ये धातु रोग, जिसे एक तरह से कहना चाहिए कि इसको सिफिलिस को क्या कहते हैं हिंदी में, गनोरिया वनोरिया, जिस तरह के जो केस होता है उनमें जो सिफिलिटिक पॉइजन जिनमें होता है, तो वो बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं बहुत, यानी कि वो पॉइजन उसका शरीर में रहता है सालों, यानी कि कई पुस्तों तक भी चल सकता है वो, यानी कि कहने का मतलब खतरनाक होता है सिफिलिटिक पॉइजन। और ऐसे फिर ये साइकोटिक क्या है, ये जो स्त्रील मत्स्य होता है, ये साइकोटिक पॉइजन होता है शरीर के अंदर। अच्छा, और सोरा में तो 80% लोग सोरा से ग्रसित होते हैं, ये खाज खुजली वगैरह जो भी होता है। तो ये मियाज में जब आपस में, अब इनका आपस में किसी को पता लगा सारोसिस और साइकोसिस, यानी कि सोरा भी है, साइकोसिस भी है, आपने देखा खुजली भी है, मत्स्य भी है, किसी को सिविल, ये मिक्स हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, दवाई यानी कि आप जो देते हैं वो पूरी तरह से उसको ठीक नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसे केस में खतरनाक जो है, अब किसी को जब आपने देखा एक्जिमा होता है, क्रोनिक एक्जिमा आसानी से ठीक नहीं होता, तो वो सोरा का ज़बरदस्त है। अब उसी के अंदर अगर कभी दूसरा मिक्स हो गया तो और भी खतरनाक हो जाता है, फिर वो दवाइयों से जल्दी से ठीक नहीं होता। तो उसमें फिर उन केस में हायर पोटेंसी लंबे टाइम में दी जानी पड़ती है। ऐसी तुम्हारा जैसे कैंसर केस वगैरह के अंदर भी बहुत, यानी कि बहुत सोच समझ के बड़ी वैसे दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इस तरह से यानी कि ये काम करती है। ये उन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिकली हमें सीखने को मिला, देखने को मिला। अच्छा, जैसे आजकल होम्योपैथी जो डॉक्टर हैं वो तो सीधा उठा के हायर पोटेंसी में देते हैं दवाई, हाँ, और लोग भी लेते हैं बिना सोचे और नहीं, समझे। दूसरी बात, आजकल तो एक नया रिवाज चला है, जीप पे डाल दो इतनी बूंद। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। अब मैं बताऊँ, ये एक यानी कि स्वामी जी के समकालीन डॉक्टर
डॉक्टर राय बिशंबर दास, उनकी किताब भी है, हमारे पास भी, मेरे पास भी है। अब अगर कहो तो मैं तुम्हें उनका एक उदाहरण पढ़ के सुना भी सकता हूँ, यानी कि उनकी पैथी में और स्वामी जी की पैथी में मुझे तो कोई अंतर नज़र नहीं आया। वो भी दवाई पानी में ही देते थे, और उनको भी एक बार में एक मेडिसिन, 2 दवाइयाँ एक साथ नहीं। कुछ केस में कभी कभी 2 दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, दे जानी पड़ती हैं, लेकिन वो एक बार में एक दवाई और कम से कम मात्रा में। और दूसरी बात, पानी में डालने का मतलब ये है कि जब पानी में, यानी कि एक तो पुड़िया खिला दी और फिर पानी में डाल दी। पानी में पीने का मतलब क्या है कि जब उसको 20-25 बार उसको हिलाया जाएगा तो उसको, उसकी पोटेंसी राइज कर जाती है, पोटेंसी बदल जाती है, वो पोटेंसी नहीं रहती। बल्कि तरीका तो उसका ये है कि जैसे एक घूंट हमने दवाई का पिया, उसमें एक करीब इतना ही पानी और मिला दिया, तो और उसको फिर 25-30 बार हिलाया। जो तरीका तो ये था इसका दवाई का, यानी कि करीब समझो 2 औंस पानी में, करीब 100 ml पानी में कुछ गोलियां दवाई की डाल दी और उसको खूब हिलाया, एक घूंट पी लिया दवाई का, और उसमें फिर थोड़ी सा एक उतना ही पानी और मिला दिया, फिर उसको हिलाया, तो वो पोटेंसी चेंज हो जाएगी। वो चेंज यानी कि कितनी चेंज हुई ये तो कहीं बताया नहीं जा सकता, लेकिन वो चेंज हो जाएगी। पर वो सेम पोटेंसी नहीं रहेगी। हाँ, सेम पोटेंसी नहीं, और वो जो कारगर है वो दवाई ज़्यादा काम करती है। और जो होम्योपैथी का सिद्धांत है, कम से कम मात्रा में एक दवाई, कम मात्रा में, क्योंकि डॉक्टर नैश, उनका भी कहना यही है कि एक बार में एक दवाई, और ऐसे ही ये है। लेकिन उनका कहना यह है कि अगर आपको, यानी कि वो सिमली बस जो कुरेंट जो वाले का, अगर आप उस पर नहीं चले तो फिर उसमें आप दवाई को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि इसकी सिम्टम मेन और मेंटल सिम्टम और भी ज़बरदस्त इसके अंदर मायने रखते हैं, क्योंकि उसकी, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये चीज़ें हैं। और दवाई, यानी कि मरीज और उसकी दवाई का एक रूपता जब होगी तब देंगे। स्वामी जी कहते थे हायर पोटेंसी दी जा सकती है। कब दी जा सकती है? 12 बजे हैं, 12:05 हो गए, ये नहीं, 12 बजने का मतलब 12 ही बजे हैं, 12:15 हो गए, 20 सेकंड ना। अगर आपको ऐसा दिखाई देता, कोई भी दवाई दे दो, और पोटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर दवाई सटीक होगी तो जो भी पोटेंसी होगा वही काम करेगी। अच्छा, हाँ जी। अब देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें सुनाना चाहूँगा डॉक्टर नैश के बारे में। पल्साटीला का जिक्र चल रहा था, तो मैं एक छोटी सी चीज़ तुम्हें, 1 मिनट माइक के सामने बोल। माइक के सामने आ रहा हूँ, ये माइक के सामने बतलाऊँगा, रुको 1 मिनट। थोड़ी सी ज़रा अटपटी सी बात है, लेकिन आएगा मज़ा। पल्साटीला में मुंह सूखा रहता है पर प्यास नहीं रहती। क्या समझे? मुंह सूखा है, बिल्कुल खुश्क, प्यास नहीं रहती। ये डॉक्टर नैश सुना रहे हैं। पर मर्क्यूरस में तर रहने पर भी तेज प्यास बनी रहती है। मर्क्यूरस में मुंह से पानी निकलता रहेगा, पानी बहेगा, मुंह तर रहेगा, बहुत तरेगा, लेकिन प्यास नहीं रहती। पर मर्क्यूरस में मुंह तर रहने पर भी तेज प्यास बनी रहती है। मुंह तर रहने के बाद भी तेज प्यास बनी रहती है। और पल्साटीला में मुंह सूखा है, प्यास नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? रुचि का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया जा सकता। जैसे कि उस आदमी ने कहा था कि उसने एक आदमी को अपनी सास को चुम्बन करते देखा था। ये रुचि है। उसने उदाहरण करके डॉक्टर नैश जो है उसने समझाया कि महाराज ये रुचि, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों होता है ऐसा? निदान शास्त्र के अनुसार इसका कोई भी ऐसा कारण नहीं बताया जा सकता जो एकदम सटीक हो। ये है, ऐसे है। तो ये पल्साटीला जो है, यानी कि सिम्टम जो है इस तरह से, अब तुम ये चीज़ देखने की है कि कहाँ पल्साटीला कैसे दी जाएगी किसी को, नक्स भूमिका कहाँ दी जाएगी, इपिकाक कहाँ दी जाएगी। इंडाइजेशन की अगर देखा जाए तो मेन 3 दवाइयाँ हैं आमतौर पे, नक्स, पल्साटीला, इपिकाक, हैं जी। अब इपिकाक उल्टी में दी जाती है, पल्साटीला भी दी जाती है, लेकिन पल्साटीला में उल्टी जल्दी से नहीं होती, सिर्फ मिचली आती रहती है और गरिष्ठ चीज़ें खाने पीने से। इपिकाक में भी है। नक्स में वो हजम भी कर लेता है गरिष्ठ चीज़ें खा करके, लेकिन उसको बेचैनी होती है, उसको कब्ज रहता है वो ज़्यादा। तो ये दवाइयाँ कब्ज, अब जैसे कोई, यानी कि जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध, दही
मक्खन, पनीर और या तेल से घी से बने कचौरियाँ, पूरियाँ, यानी कि गरिष्ठ चीज़ें, इस तरह की गरिष्ठ चीज़ें खाने से, आइसक्रीम खाने से, अच्छा। उनको खाने से जो परेशानियाँ होती हैं, यानी इंडाइजेशन की शिकायत, मिचली होती है, उल्टी नहीं, मिचली हो रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, या कुछ हो रहा है, तो उसमें पल्सटीला बढ़िया काम करेगी। उल्टी हो गई, ये पे काम करेगी। पेट में दर्द हो रहा है, भारी हो रहा है, हजम नहीं हो रहा कुछ भी, यानी कि इस तरह का चीज़ है, और कब्ज भी हो रखा है, तो उसमें नक्स भी काम, अब जैसे सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ हाँ, बदलती अब जैसे जो लोग बहुत, जैसे आप लोग जहाँ रात के 10 से 11 ये जो लोग बहुत देर तक जागते हैं, वकील लोग बहुत करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो जागते हैं, या जो देर से खाना करते हैं, जो अनियमित हैं, उनमें नक्स बढ़िया काम करती है। अच्छा। हाँ, तो यानी ये छोटे छोटे चीज़ें देख करके इसका यानी कि इस्तेमाल होता है, यानी कि इनका दवाई होगा। तो ये चीज़ अब उन्होंने प्रैक्टिकली वहाँ पर देखने को हम मिलती थी, देखते थे। दवाई से ज़्यादा, यानी कि कहना मतलब किताबों से पढ़ने से ज़्यादा, तो वहाँ तो हम यानी कि केस स्टडी हो गई। वो, यानी कि वो सामने पेशेंट बोल रहा है, उधर स्वामी जी यानी कि वो दवाइयाँ लिख रहे हैं, हमें हिदायत थी कि उसको सुनो, और एक कागज़ पे से दवाई लिखते हैं। फिर स्वामी जी ने दवाई में हमें पर्चा दिखाया, फिर वो हमारा पर्चा कहते दिखाओ, हम उसे दिखाते थे। तो कितनी बार वो टैली कर जाता था, कभी नहीं करता था। अगर टैली कर गया तो स्वामी जी हल्का सा, थोड़ा सा, यानी कोई रेस्पॉन्स ज़्यादा नहीं देखते थे, लेकिन हाँ उनको ये लगता था कि जब वो यानी कि एक जैसा हो गया, यानी कि जो वो लिख रहे हैं वही मैं लिख रहा हूँ, तब उन्हें विश्वास होता था कि हाँ भाई, कि ये सीख कुछ जाएगा। सीख रहा है, यानी कि इसको आ रहा है, यानी कि सही में वो कर रहा है। अच्छा। फिर तो याद यहाँ तक होने लगा था बाद में, तो फिर वो यानी कि पेशेंट के, यानी कि अब भीड़ बढ़ती जा रही थी वहाँ पर। ऐसा होने लगा संडे में 150-150 के पेशेंट से ऊपर आने लगे। यानी कि क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि स्वामी जी बीच में कितनी बार रेस्ट करने चले थे, तो हम दवाई हमें कहते कि दो, उनको ये कह देते थे। बल्कि कितनी बार तो मुझे इस बात पे डांट पड़ गया, मैं क्योंकि मैं पूछता था दवाई स्वामी से लोगे या मेरे से लोगे, वो कहता मैं स्वामी से, मैं चले जाओ स्वामी जी के पास। स्वामी जी का नहीं नहीं, इससे लेनी पड़ेगी दवाई। तो फिर अच्छा, कुछ लोग फिर जिनको विश्वास हो गया, फिर बाद में जैसे मैं तुम्हें वो सुल्फा वाली बात बताई, फिर कुछ लोगों को विश्वास इतना हुआ कि वो कहते हैं कि मैं दवाई आपसे लूँगा, वो मुझे आपसे यानी कि है। फिर ऐसा भी हुआ जब स्वामी जी कलकत्ता चले गए 1 हफ्ते के लिए, फिर कभी दिल्ली चले गए, वो हमारे पे हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते थे कि तुम चलाओगे हॉस्पिटल। तो मैं ये बतला रहा हूँ कि इस तरह से ये हमने यहाँ पर होम्योपैथिक को सीखा। कुछ बुक्स वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त, कुछ किताबें ऐसी थी जो वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा, स्वामी जी के आपने ऐसे कितने टाइम रहे होंगे, कितने टाइम प्रैक्टिस की होगी ऐसे? भाई ये देखो ना, मैं सर्विस टाइम पे जब जब स्वामी जी फिर बीमार हो गए बाद में, तो फिर यानी कि हमारा कम हो गया। फिर मेरी ड्यूटी का, मैं बताया ना, मेरी ड्यूटी का हिसाब किताब ऐसा था, यानी आप सब 12-12 घंटे हमने ड्यूटी की है, कभी कभी पूरी पूरी रात रहते थे। तो हमारा यानी कि मैं संडे में आमतौर पर जैसे जाया करते थे। फिर बाद में धीरे 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 यानी कि हमें बहुत वो हो गया था, कम हो गया था। फिर स्वामी जी भी थोड़े अस्त स्वस्थ हो गए, फिर ऐसा यानी कि थोड़ा फिर हमने चलाया, जब तक चलाया, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक तो यानी कि हमने चलाया हॉस्पिटल। बल्कि स्वामी ने मुझे एक प्रपोज दिया था, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया था। अमृतसर से उनके पास बहुत बहुत लोग से अमृतसर से आते थे, बड़े इनके बड़े अच्छे, यानी कि वो इंडस्ट्रिस्ट थे। वो मेरे घर पे बैठा आ करके, यानी कि एक्चुअली क्या हुआ, बाद में स्वामी ने ट्रस्ट बना दिया था, मैं भी उसका मेंबर था, ट्रस्ट का ट्रस्टी था मैं भी। यानी कि कहने का मतलब करीब 10 आदमी ट्रस्टी थे उसमें, बहुत अच्छे अच्छे, उनमें मैं भी था। तो स्वामी ने कहा या किसी ने कहा, वो मेरे घर पे आए और मेरे सामने प्रपोज रखा कि भाई स्वामी जी का वो नहीं कर रहा है, और तुम एक काम करो, नौकरी छोड़ दो। अच्छा। हम तुम्हें इतने 1000 रुपए, यानी कि 10,000 जो भी कुछ था, यानी कि इतने पैसे देंगे करें, और आप यहाँ पर परमानेंट शुरू हो जाओ, इसको कंटिन्यू करो, इसे कंटिन्यू करो हॉस्पिटल में। मैंने कहा देखो, पैसा तो मैं लूँगा नहीं, कंटिन्यू की बात यह है कि जितना मुझे जब भी टाइम मिलेगा, नौकरी तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं, और मैं यहाँ पर अपना समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ जब भी, क्योंकि मेरी शिफ्टिंग ड्यूटी थी। यानी कि शिफ्टिंग का मतलब ये कि कभी शाम की, कभी सुबह की, कभी शाम की, कभी सुबह, हर हफ्ते भी हमारी ड्यूटी चेंज होती थी, यानी कि बीएचएल। तो मैं उनको ये कहा कि मैं ड्यूटी दूंगा, पैसे मैं लूँगा नहीं, नौकरी भी नहीं मैं छोड़ूंगा। और ये अगर देखा जाए तो मेरा डिसीजन सही भी था, क्योंकि एक कहावत है, आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। इसका क्या मतलब है? फकीर के बारे में कुछ नहीं कह सकते आप, वो फकीर ही थे एक तरह से, संत साधु, कुछ गारंटी नहीं है। क्या हुआ,
कुछ दिनों बाद उन्होंने उसको उसको लोग, क्योंकि एक तरह से लोग आते हैं, महाराज ये ट्रस्टी बड़े खराब आदमी होते हैं, सारा बेच के खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। उन्होंने सुनाना शुरू किया, देखो उन्होंने बनाया था वो सारा पी गए, वो देखो उन्होंने ट्रस्ट बनाया था राम, वो देखो उसने मेहता जी ने जो ना उसने वो ले लिया, उन्होंने सब उसको स्वामी को गाइड करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, हैं, तो उन्होंने ट्रस्ट भंग कर दिया। और रामकृष्ण मिशन में पता नहीं, वैसे उन्होंने काफ़ी कई लाख रुपए उन्होंने, अच्छा फिर एक बात और बताऊं, हम लोगों ने जब वहाँ पर शुरू किया था ये यानी कि देना, हमने एक तो वीकली ऑफ कराना शुरू कर दिया था जो 15 दिन में पहले होता था। दूसरी बात 25 पैसे पता नहीं कि कुछ, यानी कि उसका हमने पेमेंट रख दिया था भाई 25 पैसे का एक दिन की दवाई का, करीब पता नहीं 50 पैसे या 1 रुपया या उतना लिया जाया करेगा कुछ, यानी कुछ अमाउंट मिनिमम अमाउंट रख दिया था, ताकि भाई जब पैसा इकट्ठा हुआ तभी तो किसी को डॉक्टर को आप यहाँ पर रख सकोगे, तभी तो उसको पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, कोई खाली फ्री फंड तो कोई करने का नहीं। तो हमने ऐसा कुछ किया, तो उससे भी काफ़ी फंड जो भी इकट्ठा हुआ था उन्होंने रामकृष्ण मिशन में दान कर दिया। वहाँ पर पता नहीं एक बिल्डिंग, एक महिलाओं के लिए महिला वार्ड बनवा दिया था उन्होंने, वहाँ पर कमरा दे करके वो बनवा दिया, पैसा उनको दे दिया। तो कहने का मतलब ये उन्होंने ट्रस्ट भंग कर दिया बाद में। तो अब इसी कंडीशन में फिर तो हमारा, अगर मान लिया वो लोग कुछ उनकी विश्वास तो अगर में होता है इस कंडीशन में, तो हमारा क्या होता, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। तो इसलिए ये था। तो मैं कहा सेवा हम करने में कोई परेशानी, हम जाते रहे, काम करते रहे, कुछ वो यानी कि जितना हम करते जो हमारे से हो सकता था करते थे। हाँ, दवाई भी देते थे, वो भी करते थे। बस फिर वो धीरे धीरे बाद में फिर वहाँ से एक, जैसे ये है ना तुम्हारा रामकृष्ण मिशन, एक रामकृष्ण मठ है, यानी कि बनारस में शायद, वहाँ से उन्होंने फिर शायद उनके नाम पे कुछ कर दिया था, उनको दे दिया था वो महिलाएं, यानी कि वो उसको उनको कि वो पता नहीं जर्मन। तो अभी वो चलता है नहीं चलता? अब तो बंद पड़ा था। अब मुझे ऐसा पता लगा बाद में फिर एक से फिर वहाँ पर महिलाएं आ गई थी, यानी कि बेलूर मठ से, जो बेलूर मठ कह रहा हूँ, ये रामकृष्ण मठ। तो जैसे रामकृष्ण मिशन है ना, ऐसे रामकृष्ण मठ भी है वो उधर उसमें बनारस में। उन्होंने अपनी 2 महिलाओं वहाँ पर भेज दी थी उन्होंने, वहाँ पर उनकी यानी कि स्वामी की सेवा भी करेंगी, फिर वो दवाई वगैरह वो भी देती लगी। जब महिलाएं आ गई तो फिर हमने वहाँ पर कम कर दिया था। मेरा मतलब ये समझ लो कि जब वो रहने लगी वहाँ पर, स्वामी के सामने हम जाते थे बस जो भी था। तो इस तरह से यानी कि वो चलता रहा थोड़ा। फिर बाद में मुझे पता लगा वो फिर वो उनकी, उसके बाद वो महिलाएं भी चली गई बाद में, यानी कि हम लोग इधर वो हो गए। फिर वो पता लगा मुझे कि, अब मुझे ऐसा पता लगा था बाद में कि वो शायद RSS वालों ने ले लिया। अच्छा, RSS का ऑफिस है वो? शायद ले लिया। अभी मुझे आजकल मुझे कोई पोजीशन का पता नहीं है। ले लिया मतलब कि बेच दिया उन्होंने? पता नहीं उन्होंने उनको बेच दिया, क्या करा क्या था। यानी कि जो बेलूर मठ, यानी कि बेलूर मठ नहीं, वो जो रामकृष्ण मठ वाले जो थे बनारस में जो थे, उनके कैसे उनका तारतम्य बना उसके बारे में फिर हमें ज़्यादा पता नहीं रहा। अच्छा, रामकृष्ण मिशन का फंडा ये है, वो कहीं वो नहीं कुछ वो करते, वो तो कहते हैं वो तो बेच खोज करके, उनको तो नगद पैसे से मतलब है, वो उसका अपने वो करेंगे, वो कहीं अपना उसमें डॉक्टर नहीं बैठाने का उनका कुछ नहीं था, ऐसा था। नहीं तो हम ये चाह रहे थे कि रामकृष्ण मिशन यानी कि उसमें वो खोल दे, अपना कर दे, उनको करा जाए, ऐसा हो नहीं पाया। पहले तो स्वामी सोचा कि स्वामी कल्याण देव थे, वो तो बहुत जबरदस्त, वो अच्छे संत थे, बड़े ज़बरदस्त। उनको भी एक बार सोचा था उन्होंने देने के लिए, तब भी हुआ, तो नहीं हो पाया। ये इस तरह से कहने का मतलब ये है। कुछ किताबें हमने कॉमन भी है, जो कुछ किताबें मैंने भी अपने लिए, मेरे पास कम से कम 50-60 से ऊपर पुस्तकों का संग्रह है, मैंने भी रखा। यानी कि हमेशा वहाँ पर कुछ पुस्तकें ऐसी थी उस समय में मेरे लिए वो महंगी थी, उनके पास तो चैरिटी की किताबें आती थी, आमतौर पे रखते लोग ला करके दे देते थे। अच्छा, ये तो वहाँ पर हम वहीं पढ़ते थे किताबें, तो कुछ तो किताब बल्कि तो हम वहाँ वहीं पढ़ते थे किताबें ज़्यादा। कुछ किताबें मैंने खुद खरीद रखी हैं, करीब 50-100 किताब मेरे पास भी होंगी, खरीद रखी है मैंने, और बहुत अच्छी किताबें कॉमन भी हैं। बल्कि कुछ किताब तो मुझे वो ज़बरदस्ती देने वो मैंने ली नहीं थी, मैंने कहा मेरे पास, मैंने खरीद लिया है मैंने। हाँ, और बताएं, स्वामी जी कलकत्ता गए थे, मेरे पास वो आज भी है। मुझे उन्होंने वहाँ से बुक्स, यानी कि जब शुरू करा था, यानी कि वो स्वामी ने पढ़ाना, कलकत्ता से मुझे बुक्स वो दिया ला करके, बैग दवाइयाँ रखने के लिए, 105 सीसी का वैसा बैग था वैसा। अब तो आते भी नहीं वैसे बैग, ना मिलते नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया, मैं आजकल मिल नहीं रहे। मेरे पास 2-3, मेरे पास भी काफ़ी दवाइयाँ हैं। फिर मैंने उसको देहरादून में डॉक्टर पावा है बिंदाल ब्रिज पे, उनको दी थी। 40 या 45 पैसे शीशी के हिसाब से उसने 105 शीशियाँ उसमें, जो स्वामी ने मुझे लिस्ट दी थी उसके हिसाब से उसमें मैंने, और वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया आपने? हाँ, कर रहे हैं, अभी आज भी रखा है मेरे पास वो, लेकिन वो इस्तेमाल यानी कि उसमें शीट सही हो गया लेकिन है,
हाँ, तो वो उसमें दवाइयाँ मैंने रखी 105 उसमें दवाई की थी। वैसे मेरे पास इसके अलावा और 3-4 यानी कि और मैंने लकड़ी के मेरे पास वो हैं यानी कि बॉक्स इस तरह के, अब मिल नहीं रहे मुझे। अब मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी ही हैं। तो इस तरह से उन्होंने यानी मुझे कलकत्ता से वो ला करके दिया था। बल्कि वो अपने मुझे भी उठा कर देने को तैयार थे, लेकिन मैं नहीं ले, मैं सोचता था कि मैं जो भी कुछ लूँ अपने उससे लूँ, अपने पैसों से जो भी है। तो उनका ऐसे हैनीमैन हर महीने में तो मीटिंग होती थी, उसमें चाय कॉफ़ी बनाने की जिम्मेदारी हमारी थी, मेरी विशेष तौर से। अच्छा। करीब जितने 15-20 8-10-15 7-8 कभी 15 ऐसे आदमी होते थे, तो उनकी सबकी चाय या कॉफ़ी, क्योंकि स्वामी जी को वो जो फेंटने वाली कॉफ़ी पसंद आ गई थी। अब बताओ 15 आदमी की कॉफ़ी बनाना है तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो बनाओ, वो कॉफ़ी बनाया करते थे। उनकी उनको संडे में कुछ अच्छा लोग बागी अपने आप ही यानी कि वो करके वो बिस्कुट कुछ नमकीन वमकीन इस तरह के स्नैक्स वगैरह का इस्तेमाल उनका होता था। ऐसे वो बड़ा जोड़, फिर बाद में तो इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम है 100-150 आदमियों का, यानी कि हैनीमैन बर्थडे पे ख़ास तौर से। और स्वामी जी का जन्म होता था 15 अगस्त को। अच्छा। तो वो बड़ा धूमधाम से मनाया था। हलवाई बुला कर बैकर कचौरी वचौरी और भंडार, रामकृष्ण मिशन से पूरे संत सारे के सारे आया करते थे। अच्छा। अब उनको यानी कि उनको उनका भोजन सबसे पहले उनको भोजन कराया जाता था, और वो कुछ दान दक्षिणा भी स्वामी जी उनको यानी कि करते थे। यानी कि ऐसा अच्छा हिसाब किताब हो गया था पहले, यानी कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता। हवन होता था आर्य समाज रीति से, क्योंकि वैसे तो वो कट्टर सनातनी थे, मैं आपको बताऊं, स्वामी जी सनातनी। तो लेकिन हवन वगैरह जो जो कुछ हमारे साथ आर्य समाज से भी लिंक लोग थे, तो हवन भी होता था। अच्छा, म्यूजिक का प्रोग्राम भी होता था कभी, यानी कि जैसे मैं बताया था कि एक बार शिवानंद आश्रम से एक यानी कि कोई विदेशी अमेरिकन, ये पता नहीं इसके ऑस्ट्रेलिया या जर्मन के कौन थे, एक संत, उन्होंने आ करके भजन वगैरह खूब उस पर अपने उस पर सुनाए इंस्ट्रूमेंट पे। अच्छा। तो इस तरह के प्रोग्राम भी यानी कि होते थे, यानी कि बीच बीच में कम से कम 2 तो प्रोग्राम हमेशा, यानी कि मेन एक तो स्वामी हैनीमैन जी का बर्थडे, यानी कि उसमें 10 अप्रैल, और 15 अगस्त को स्वामी जी का जन्मदिन बहुत उससे मनाया जाता था। हम गुरु यानी कि गुरु पूर्णिमा पे उनके पास यानी कि उनके गुरु चरणों में जब तक वो रह कर दे, आजकल हम अपने घर पे ही हाथ जोड़ दें। अभी मैं समापन पे एक अपनी छोटी सी कविता जो लगभग सन 75 में लिखी गई है, उसी समय के जिस वक्त में यानी कि स्वामी जी के यहाँ खूब आना जाना था हमारा, उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा बताता हूँ। जीवन का प्रश्न नहीं है रे, प्रश्न है मानवता का, बंधुता का, मितव्यता का, सज्जनता का। क्यों, क्या उचित है निर्बलों को शोषित करना, लाभ उठा मजबूरी का उनकी अपना हित करना। जीवन नाशवान है सबको ज्ञात है, जब मरना है एक दिन सबको, तब जीवन का प्रश्न नहीं है रे, प्रश्न है त्याग समर्पण सहायता का, बनकन वचन आत्मा का। कितना सहायक मैं मानव हित में, क्या समर्पित कर सकता जीवन अपना मानव हित में। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो ये तब उस टाइम पे आपने लिखी थी कविता? हाँ, ये समझ लो कि मैंने जो इसमें माइक तारीख के डाल रखी है, हम्म, ये 5/9/75, यानी कि 5/9/5/75 12/50 यानी कि उस समय लिखी 75 की, यानी कि ये उस टाइम लिखने का शौक भी था थोड़ा। मैं बता रहा हूँ, उस टाइम मैं बताया ना कि देहरादून आना जाना था, तब थोड़ा बहुत ये भी करते थे काम, वो भी यानी कि वहाँ भी थे, ये भी सब चलता था हिसाब। बहुत ही बिजी स्केड्यूल था आपका तब भी, और अब भी कम बिजी नहीं है? हाँ, बस अब थोड़ा सा यानी कि उस समय यानी कि समझ लो कि खाली हाथ पूजा में हाथ ही जोड़ दिया करते थे, इतना ही काफ़ी था, बस और क्या था। बस पिताजी के साथ तो वैसे तो अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा अपने पिताजी से संबंधित, यानी कि हमारा यानी कि जो हमारा जो परिवार यानी कि एक तरह से धार्मिक शुरू से ऐसा ही रहा है, तो उसका तो थोड़ा बहुत असर उसमें आएगा। उसका असर अब जो हमें अब आना शुरू हुआ है, दो समझ लो है, क्योंकि जब बहुत छोटे थे तो पिताजी के साथ हवन में यानी कि रोज शामिल हुआ करते थे बचपन में। यानी कि हम चलना भी नहीं सीखे थे सही तरीके से, तब भी हम चढ़ते यानी कि पेड़ पे चढ़ करके वहाँ तक हवन तक पहुँच जाते थे। और डेली हमारा रोज अग्निहोत्र होता था उस समय में,
तो हम भी स्वाहा स्वाहा उनको मुँह को देखते रहते थे, पिताजी कब स्वाहा बोलेंगे, हम भी स्वाहा करके उसमें हवन समानी छोड़ देते। तो आप ये कि जो हमारे पिताजी थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र होता था, पूजा होती थी, उनका लंबे समय उसमें लगता, करीब लगभग 3 घंटे का समय उनको यानी कि अपनी पूजा में लगता था। चलिए अगला जो पॉडकास्ट है, जैसे कि पापा ने बताई दी है, अगला पॉडकास्ट हमारे दादाजी जिनको हम काका जी बोलते थे, पंडित शिवनाथ कीर्तिपाल, पंडित शिवनाथ जी कीर्तिपाल है, उन्हीं को समर्पित रहेगा और उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उन्हीं को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉडकास्ट हम यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद। जय हो, नमस्कार।